आज ये वाला हिस्सा सॉल्यूशन का जिसमें पढ़ना है क्या, लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा, ओस्मोटिक प्रेशर। ध्यान देना, ओस्मोटिक प्रेशर क्या है। जैसे बहुत लोग पढ़े होंगे ओस्मोसिस, पढ़े हैं ओस्मोसिस। ओस्मोसिस जो है एक तरह का डिफ्यूज़न है, एक तरह का क्या है, डिफ्यूज़न। तो उस डिफ्यूज़न में क्या होता है, सुने यहाँ, अगर वहाँ पे वाटर का डिफ्यूज़न हो, किसका हो, वाटर। डिफ्यूज़न में क्या होता है, कोई भी चीज़ हाइयर से कहाँ जाता है, लोअर में। अरे कहीं ज़्यादा है तो वहाँ से फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, लोअर। अगर डिफ्यूज़न पानी का हो, किसका हो, पानी का, तो उसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। कैसे याद रखोगे, ओस, ओस मतलब क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या होता है, यानी क्या कहता है, ये स्पेशल टाइप क्या है, डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न क्या था, इंटरमिक्सिंग किसका, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। कैसे होता है, हाइयर से लोअर में तब तक आएगा जब तक दोनों क्या हो जाए, बराबर। तो अगर वही पानी का डिफ्यूज़न होता है तो पानी के डिफ्यूज़न को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या, ओस्मोसिस। कैसे याद रहेगा, ओस मतलब क्या बोले, वाटर ड्रॉपलेट्स। अरे है ना, जैसे हिंदी में जो हम लोग ओस का बूंद बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, वाटर का ड्रॉपलेट होता है। तो पानी का अगर डिफ्यूज़न होता है उसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। अब इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखेंगे, वो बाद में, पहले इसका मेंशन करो। यहाँ तक लिख लिए, यानी ओस्मोसिस क्या है, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। अब यहाँ देखना, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझना, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझना। डेफिनेशन अभी लिखाएंगे बाद में। यहाँ देखो, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझोगे। जैसे मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, कोई एक सॉल्यूशन है ए और एक दूसरा सॉल्यूशन है कौन है, बी। मान लो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो लिक्विड है। यहाँ समझना, सॉल्यूट यहाँ पे कितना 5 मिलीलीटर, यहाँ पे सॉल्यूट 10 मिलीलीटर, यहाँ सॉल्वेंट 95 और यहाँ 90 है। दोनों को मिला के कितना है, 100। लेकिन एक बात आपको पता होगा, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मान लो इसमें अगर चीनी ज़्यादा है तो इसको क्या बोलोगे, यहाँ चीनी ज़्यादा होगा तो क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड। और जहाँ चीनी कम होगा उसको क्या बोलोगे, डाइल्यूट। कितना क्लियर है। तो यहाँ अभी बोले कि इसको जो सेपरेट किया गया है किससे, एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। किससे, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये सुनना, ये होता है आपका वो सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जो केवल और केवल पास करने देता है किसको, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। केवल किसको पास करने देता है, केवल और केवल किसको, सॉल्वेंट, सॉल्यूट को पास करने नहीं देगा। तो हमने क्या बोला कि अभी यहाँ पे जो आप देख रहे थे, अभी आपको हम यहाँ पे दिखा रहे थे, ये दोनों सॉल्यूशन सेपरेटेड है किससे, एक ऐसे मेम्ब्रेन से, एक ऐसा मेम्ब्रेन बीच में लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या नाम है, जो केवल किसको पास करने देगा, सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को पास करने नहीं देगा। अब बोल, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 5, यहाँ पे सॉल्यूट कितना है 10, तो सॉल्यूट तो पास करेगा नहीं क्योंकि ये रोक के रखेगा। केवल किसको पास करने देगा, सॉल्वेंट को। यहाँ सॉल्वेंट कितना है 95, यहाँ कितना है 90। कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ जाता है, हायर टू लोअर। तो यहाँ पानी ज़्यादा है, अरे सुनना, यहाँ पानी ज़्यादा है तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से बी में जाएगा। तो ये होगा फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इसी को क्या बोलोगे, ओस्मोसिस। तो डेफिनेशन क्या लिखा रहता है कि ओस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। तो नहीं समझ में आता है क्या बोल दिया, सिंपल सोचो, पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ज़्यादा से कम में। तो जिधर डाइल्यूट होगा वहाँ पानी ज़्यादा और जहाँ कंसंट्रेटेड होगा वहाँ पानी कम होगा। चूँकि ये जो मेम्ब्रेन है केवल सॉल्वेंट को पास करने देता है, सॉल्यूट को नहीं, तो केवल पानी पास करेगा तो कहाँ से कहाँ, हायर टू लोअर, यानी डाइल्यूट से कहाँ जाएगा, कंसंट्रेटेड। ये इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझ में आया, ये समझ में आया। पहले इसको बनाओ, उसके बाद डेफिनेशन लिखना। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म लिख लिया। इसका मतलब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा जी, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड में। कहाँ से कहाँ, डाइल्यूट से कंसंट्रेट। तो अब अगर हम इसका डेफिनेशन अगर लिखेंगे
अगर हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, क्या मिला, ओस्मोसिस क्या है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको बोले, केवल किसको पास करने देगा, केवल सॉल्वेंट को, सॉल्यूट को नहीं। अब यहाँ देखो, इसको याद करने का क्या तरीका है, पानी का फ्लो को ओस्मोसिस बोले थे, तो पानी कहाँ से जाएगा, ज़्यादा पानी कहाँ होगा, डाइल्यूट में, और कम पानी कहाँ होगा, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, डाइल्यूट से। इसी में लोग कन्फ्यूजन होता है, लोग सोचता है कंसंट्रेशन से डाइल्यूट में, नहीं, पानी कहाँ है ज़्यादा, डाइल्यूट में, तो यानी डाइल्यूट से कहाँ जाएगा, कंसंट्रेटेड। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। अब सुनते जाना, पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा था, अब इस सॉल्यूशन बी पे इतना प्रेशर लगाओ कि ये पानी का फ्लो रुक जाए। फिर सुनना, पानी का फ्लो हो रहा था, इसको क्या बोले, ओस्मोसिस। इधर सॉल्यूशन बी में इतना प्रेशर लगाओ कि यहाँ जो पानी आ रहा था ये पानी का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए, इसी को बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलोगे, यानी इतना प्रेशर लगाए कि ओस्मोसिस को हम रोक दिए, इसको क्या बोलोगे, ओस्मोटिक प्रेशर। अब सोचो, अगर ये प्रेशर हम ज़्यादा कर देंगे तो ये ओस्मोसिस का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं, उसी का जो आपको जो आरओ वाटर पीते हो उसी को बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसाइज्ड वाटर। कैसे निकाला जाता है, सुनो एक मिनट, अगर यहाँ पे नमक ज़्यादा है और यहाँ पे नमक कम है तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, कम से ज़्यादा वाला में। लेकिन हमें कैसा पानी चाहिए, शुद्ध चाहिए, जिसमें इम्प्योरिटीज़ कम हो, नमक कम हो, ये ना चाहिए। यानी कि हमें पानी इस डायरेक्शन में चाहिए कि जहाँ ज़्यादा नमक है उसमें से हमको पानी निकालना है। से मान लो साल्टी वाटर, समुद्र वाला पानी है, उससे हमको क्या निकालना है, पानी, ताकि नमक वहीं रह जाए। तो क्या करना होगा, इधर इतना प्रेशर देना होगा कि ये डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस, जो आरओ वाटर जिसको बोलते हो। कंसेप्ट समझ में आया, फिर से बोलो, पानी कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, डाइल्यूट से कंसंट्रेट में। लेकिन मान लो खारा पानी है तो वहाँ तो नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी इधर से इधर जाता, लेकिन हमको इधर से इधर लाना है, तो क्या करना होगा, इतना प्रेशर डालो कि पहले तो ओस्मोसिस रुक जाए, और एक्स्ट्रा डाल दो तो क्या होगा, डायरेक्शन उलट जाएगा। तो इसी को क्या बोलोगे, रिवर्स ओस्मोसिस। और जो पानी मिलेगा उसको क्या बोलोगे, रिवर्स ओस्मोसाइज्ड वाटर, या इसी को क्या बोलते हैं, आरओ वाटर बोलते हैं ना। चलो पूरा लिखो, ये भी लिख लेना, ये एसपीएम भी लिख लेना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ये क्या था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या था जी, स्पेलिंग गलत था। तो ओस्मोसिस याद हो गया, ओस्मोसिस क्या है, ओस, ओस मतलब पानी का बूंद, कहाँ से कहाँ, पानी जहाँ ज़्यादा होगा तो यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कहाँ पे, कंसंट्रेट, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब क्या बोले, अब ओस्मोटिक प्रेशर का क्या डेफिनेशन होगा, बोलो यहाँ, इसी ओस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर अप्लाई होगा किसी भी सॉल्यूशन पे, वो उसका क्या कहलाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर। क्या कहलाएगा, बढ़िया, आगे चलिए, हो गया ना जी। अब आ जाओ, ओस्मोटिक प्रेशर क्या बोले थे, द प्रेशर अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन, उतना प्रेशर किसको रोकने के लिए, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे। अब यहाँ देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान देना थोड़ा सा, हमने क्या बोला था, जब एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे उस सॉल्यूशन पे तो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड होगा। अभी ऑस्मोसिस इधर था, इतना प्रेशर दिए कि रुक गया, ज़्यादा दोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, कहता है फिल्ट्रेशन ऑफ मैरीन वाटर, समुद्र पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है पीने लायक बनाने के लिए, कैरीड आउट बाय कौन सा प्रोसेस से, और ये जो फिल्टर्ड वाटर होता है इसी को बोलते हैं आरओ वाटर, यानी रिवर्स ओस्मोसाइज्ड वाटर। क्लियर है, ये क्लियर हो गया।
ओस्मोसिस हो रहा था, उस पर प्रेशर अप्लाई किए, तो ओस्मोसिस अगर रुक जाए तो उस प्रेशर को क्या बोले? जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, क्या बोलोगे? रिवर्स हो। इसी प्रोसेस से क्या होता है? आरओ वाटर हमें मिलता है। ठीक, अब इसका आ जाओ कि इसका क्या कहता है रूल्स। ओस्मोटिक प्रेशर जो है ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पाई और सी में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट का। तो पहला क्या मिला? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। दूसरा हम बोले दूसरा फैक्टर जो है कौन सा है? टेम्परेचर। तो दूसरा कहता है यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दूसरा क्या मिला? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। दोनों को कंबाइन कर दो तो पाई इधर था, इधर कौन था? सी और टी। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। सुनना यहाँ, सुनना यहाँ, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाना होगा। कांस्टेंट कौन आया? आर। इक्वेशन क्या हो गया? पाई बराबर सी आर टी। इसी इक्वेशन को बोलते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं जी? जैसे गैस इक्वेशन पढ़ते थे वैसे ही ये भी क्या कहलाता है? सॉल्यूशन इक्वेशन। आगे देख, पाई बराबर सी आर टी, इसको और एक्सपेंड करते हैं। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो सी बराबर क्या हो गया? एन बाई भी। सी की जगह रखो, पाई बराबर क्या था? सी आर टी। तो यहाँ पे सी की जगह क्या रख दी? एन बाई भी। अब भी को इधर ले आओ, क्या मिल गया? पाई भी बराबर एन आर टी। कभी याद किए थे पी भी बराबर एन आर टी? इसको क्या बोले थे? गैस इक्वेशन। अरे याद है? आइडियल गैस इक्वेशन या सिंपली गैस इक्वेशन। ये क्या है? सॉल्यूशन इक्वेशन। फिर से बोलो, पी भी बराबर एन आर टी क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन। वो गैसियस स्टेट में पढ़ना था आप लोगों को तो हटा दिया। यहाँ पे पाई भी बराबर एन आर टी, कौन सा इक्वेशन? सॉल्यूशन इक्वेशन। चाहे इसको याद रखो या पाई बराबर सी आर टी, ये दोनों को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं जी? सॉल्यूशन इक्वेशन। अब सुनना एक मिनट, यहाँ पे भी आर जो है, जैसे वहाँ आर था गैस कांस्टेंट, तो यहाँ आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या है? आर का वैल्यू याद है? जो वहाँ याद कराए थे सेम चीज यहाँ बोलो फिर से। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अगर जूल में लिखना हो तो 8.31, इसके जगह जूल आ गया पर मोल पर केल्विन। अगर कैलोरी में लिखना हो तो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एक और होता है पास्कल में लिखना हो तो बोलो 8.314 इंटू 10⁵। यही जूल वाले को क्या किए? 10⁵ से गुना कर दी, किस में आ गया? पास्कल। अरे आया, जूल के जगह कौन आ गया? पास्कल। लीटर पर मोल पर केल्विन होगा। चलो उतार लो। ये वाला वैल्यू एक जगह यूज हुआ है पास्कल वाला, इसीलिए पास्कल वाला लिख दिए। कितने फैक्टर पे डिपेंड किया? 2 पे। कौन कौन सा? टेम्परेचर और प्रेशर। दोनों को कंबाइन कर दिए, क्या मिल गया? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटा के पाई बराबर सी आर टी। या तो इस इक्वेशन को याद रखो या तो इसको याद रखो, पाई भी बराबर एन आर टी। बस याद रखना यहाँ पे आर क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट। वहां आर क्या था? गैस कांस्टेंट। चलिए मेंशन कीजिए। चलो तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया। पहला कौन था? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। यही 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। चलिए बढ़े आगे। हो गया ना? जल्दी करो। जैसे यहां देख लो, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ना, एक बार देखो। यहां कहता है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पास्कल में कहा निकालने के लिए। एग्जर्टेड बाय ए सॉल्यूशन हैविंग क्या है?
1 ग्राम ऑफ पॉलीमर कहा, 1 ग्राम उसमें पॉलीमर है, 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर जिसका मोलर मास इतना है और किसमें है 450 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 37 डिग्री। तो क्या क्या निकालना है, सबसे पहले क्या कहा, समझना बात को, कैलकुलेट दी ओस्मोटिक प्रेशर, यानी क्या कहा निकालने के लिए, पाई। ठीक है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है जिसमें 1 ग्राम पॉलीमर है, यानी सॉल्यूट कितना दिया है 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, तो मोल्स निकाल लो उसका। अरे आ जाएगा, मोल कैसे निकालते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है 450 मिलीलीटर, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। टेम्परेचर बोलो कितना है 37 डिग्री यानी 310 केल्विन, और आर का वैल्यू पास्कल वाला लोगे क्योंकि क्वेश्चन में आंसर किस में मांगा था, पास्कल में। तो पास्कल में बोलो कितना लिए थे 8.314 इंटू 10⁵ पास्कल लीटर पर मोल पर के। बोलते जाना मेरे साथ। अभी अभी इक्वेशन क्या सिखा है, पाई भी बराबर, तो यहाँ पे पाई बराबर लिख सकते हो nRT बाई भी। बोलो n मोल कितना आया था 1/18,500 इतना मोल आया था। आर का वैल्यू बोलो 1,85,000 था, 1 जीरो और आएगा 1,85,000, यहाँ 1,85,000। ठीक है, अब बोलो तो आर का वैल्यू कितना 8.314 इंटू 10⁵, पूरा लिखो पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन है। और टेम्परेचर कितना दे रखा है जी, थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं, पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना दे रखा है 310 केल्विन। नीचे में आ जाओ, वॉल्यूम कितना है 450 इंटू 10⁻³ लीटर। काटना शुरू करो, यहाँ देखो इस लीटर से ये लीटर कैंसिल, ये पर मोल से पर मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, क्या बचेगा पास्कल में। इसी को सॉल्व करके लिखना है ना, अरे आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना था प्रेशर, हमको लगता है 30.96 इतना था प्रेशर, इतना पास्कल। इसमें आ गया आंसर। तो आंसर से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब था कि प्रोसेस को कैसे लेके आगे बढ़े। फिर से बोलो, हमें मांगा क्या था ओस्मोटिक प्रेशर, क्या मांगा था पाई। तो क्वेश्चन से डाटा निकालना सीख जाओगे ना तो अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। क्या मांगा था बोलो ओस्मोटिक प्रेशर, नहीं पाई निकालने के लिए बोला। जहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट दिया था तो मोल निकाल लिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था कितना 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, यानी वहाँ पे हम क्या कहेंगे 450 गुने 10⁻³ लीटर। टेम्परेचर दे रखा था 37 यानी कि कितना 310 केल्विन। आर का वैल्यू पास्कल वाला भी याद रखोगे क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बन जाएगा अब, अरे बन जाएगा ना। बस पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, कहाँ पुट करना था पाई भी बराबर nRT। उतारो, चलो हेडिंग बनाओ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सुनना, आइसो मतलब क्या होता है सेम, और टोनिक मतलब होता है स्ट्रेंथ। टोनिक मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ। सुनो बायोलॉजी में सुनते होगा आइसोटोनिक मतलब कि दो सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए सेम, लेकिन एक्चुअल मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म पे जब जाते हैं तो पता चलता है आइसोटोनिक तब कहते हैं जब दोनों सॉल्यूशन का क्या सेम होना चाहिए ओस्मोटिक प्रेशर, क्या सेम होना चाहिए। फिर सुनो, कोई भी दो सॉल्यूशन है जिसका सबसे पहला अगर ओस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो उसे क्या बोलेंगे आइसोटोनिक, यानी इसका प्राइमरी कंडीशन है। यहाँ देखना आइसोटोनिक का प्राइमरी कंडीशन क्या है π1 इज इक्वल टू π2, π1 इज इक्वल टू π2, और सेकेंडरी कंडीशन है C1 इज इक्वल टू C2, यानी कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। कैसा कंडीशन है सेकेंडरी। अब सुन लेना, सेकेंडरी कंडीशन वहीं पे वैलिड होता है, वैलिड फॉर ओनली दोज सॉल्यूट, केवल उसके लिए वैलिड होता है, एकदम याद रखना, वैलिड फॉर ओनली दोज सॉल्यूट विच डू नॉट एसोसिएट या डिसोसिएट। सुना यहाँ, जो पानी में जाने के बाद न तो टूटे न तो जुड़े, उसी के लिए सेकेंडरी कंडीशन वैलिड होता है। नहीं तो आइसोटोनिक में बोलो पहला कंडीशन कौन है ओस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए सेम। आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का मतलब किससे है ओस्मोटिक प्रेशर से। किससे है
कंसंट्रेशन सेकेंडरी कंडीशन है, तो ये वहीं वैलिड होगा जहां एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो यूरिया है और ग्लूकोज है, आपको पता है यूरिया और ग्लूकोज दोनों कैसा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड। और कैसा होता है, ये पानी में टूटेगा नहीं। तो कहता है अगर ये आइसोटोनिक होगा तो यहाँ पे दोनों वैलिड होगा। कौन, पाई 1 बराबर पाई 2 और C1 बराबर C2, बोथ वैलिड है। क्यों, क्योंकि कहता है बोथ सॉल्यूट आर कोवैलेंट, डू नॉट डिसोसिएट या एसोसिएट। यहाँ आ जाओ, NaCl और यूरिया है, अगर आइसोटोनिक होगा तो पाई 1 बराबर पाई 2 तो होगा, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं हो। क्यों, क्योंकि NaCl को हम जैसे ही पानी में डालेंगे ये टूट जाएगा, अरे होगा। तो यह यहाँ पे केवल कौन सा कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन वैलिड हुआ। तो फिर से बोलना, आइसोटोनिक होने के लिए क्या सम होना चाहिए, यानी प्राइमरी कंडीशन में पाई 1 बराबर पाई 2, सेकेंडरी कंडीशन में क्या है, C1 बराबर C2। सेकेंडरी कंडीशन कहाँ वैलिड होता है, जहां पर ये जो सॉल्यूट है कहता है डू नॉट एसोसिएट या डिसो, न तो टूटना चाहिए न तो जुड़ना चाहिए। जैसे ये वाला केस, इसको पानी में डालेंगे न तो टूटेगा न तो जुड़ेगा, तो ये वाला कैसा होगा, इसमें दोनों कंडीशन वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है ये जो NaCl है, NaCl को जैसे ही हम पानी में डालते हैं क्या होता है, टूट जाता है। तो यहाँ पे वो सेकेंडरी कंडीशन वैलिड नहीं है, पाई 1 बराबर पाई 2 तो है, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं। ठीक है, चलिए मेंशन करो। फिर से बोलो, आइसो मतलब सेम और टोनिक मतलब स्ट्रेंथ। लेकिन यहाँ आइसोटोनिक कहने का मतलब याद रखना क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम। तो प्राइमरी कंडीशन में ओस्मोटिक प्रेशर सेम, और सेकेंडरी कंडीशन में कंसंट्रेशन वहीं सेम होगा जब सॉल्यूट ना तो टूटे ना तो जुड़े। ठीक, अब सुनना, यहाँ जाओ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 तरह का, बोलना कौन कौन सा, पहला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो नाम से ही क्लियर है कि अगर आपको बोला हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब क्या होता है, कम, यानी कि जो भी मेरा रेफरेंस सॉल्यूशन है उससे देख रहे हो, तो जो सॉल्यूशन को देख रहे हो किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और इसको चेक करो, इसका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, कम, तो लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो बोलो हाइपोटोनिक, सेम होगा तो आइसोटोनिक, और अगर हाई हो गया तो हाइपरटोनिक। जैसे यहाँ पे देखो ये जो पाई 2 है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, रेफरेंस सॉल्यूशन का, अरे किसका, अगर उससे कम है तो बोलो हाइपो, बराबर है तो आइसो, और ज़्यादा हो गया तो हाइपर। सिंपल है। अब सुनना, जैसे ये वाला आपको एक क्वेश्चन मिलेगा बार बार कि यहाँ पे देखो कि एक सेल था, सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब स्वेल हो गया, क्या हुआ, फूल गया, और ये सेल जितना था उतना ही नॉर्मल सेल नॉर्मल साइज में है, और यहाँ पे क्या हो गया, श्रिंक, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, सिकुड़ना, यहाँ पे सिकुड़ गया, और यहाँ पे क्या बोले, स्वेल मतलब फूल गया, फूल जाना, यहाँ पे फूल गया और वहाँ पे क्या हो गया, सिकुड़ गया। ठीक है जी। तो आपसे पूछा कि ये वाला सॉल्यूशन XYZ कैसा होगा। सुनना एक मिनट, मेरी बात को समझना, हाथ एकदम ध्यान दे यहाँ पे थोड़ी देर। यहाँ पे क्या हुआ होगा, मतलब फूल गया यानी पानी अंदर आया होगा, फूल गया मतलब पानी अंदर। याद कर, पानी कहाँ से कहाँ आता था, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम वाले में, यानी अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा तब ना पानी कम होगा। तो इसके रेस्पेक्ट में ये बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपोटोनिक। अरे समझना बात को, यहाँ देख, ये जो अंदर वाला है फूल गया यानी पानी अंदर गया। अभी अभी सिखाए थे पानी कहाँ से कहाँ जाता है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम में, तो ज़्यादा पानी किस में, अरे डाइल्यूट में। तो डाइल्यूट में यानी पानी कम है, बोलो कैसा सॉल्यूशन, यानी बाहर वाला सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक। यही पूछेगा कौन सॉल्यूशन कैसा है। अभी बोले ना, तुम लोग कुछ भी सीखना नहीं चाहता है। कभी देखे हो हाथ को ज़्यादा देर साबुन में रखते हो तो हाथ का जो स्किन है सिकुड़ जाता है,
तो ऐसा हो गया, सिकुड़ गया। अब सोचो क्या हुआ, हाथ का पानी बाहर चला गया। अरे शरीर का पानी कहाँ गया? बाहर। क्यों गया बाहर? सुनना रे रे, सुनना, सुन, बाद में लिखना। हाथ का पानी क्या हुआ? बाहर गया। क्यों बाहर गया? तो यहाँ देख, यहाँ पे बाहर में पानी की मात्रा क्या रहेगी? कम। पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ज्यादा से कम में। अरे कहाँ जाएगा? इसका मतलब पानी का मात्रा कम है, तो यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी वहाँ इतना ज्यादा सर्फ या साबुन का कंसंट्रेशन था, उसने क्या किया? आपके शरीर के पानी को क्या किया? खींच लिया। अरे खींचा। तो अब बोलो, यहाँ पे सर्फ ज्यादा था तो पानी खींच लिया, यानी ये कैसा रहेगा? हाइपरटोनिक। फिर से बोलो, अंदर में कंसंट्रेशन ज्यादा था सॉल्यूट का, बाहर में कंसंट्रेशन का है कम, यानी बाहर में पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? अरे बोलना, हाइपोटोनिक। और यहाँ पे बाहर में, बाहर वाला खींच रहा है पानी को, यानी बाहर सॉल्यूट ज्यादा है। अरे है, यानी बाहर पानी क्या है? ज्यादा है, मतलब बाहर पानी जा रहा है, यानी यहाँ क्या हुआ? बाहर वाला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक। यही पूछता है, एक तो पूछ लेगा सॉल्यूशन कैसा है, अब पूछेगा यहाँ क्या हुआ। तो पानी बाहर निकला तो एक्सोस्मोसिस, पानी यहाँ अंदर गया तो, और यहाँ कोई फ्लो नहीं हुआ, नो एनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो, क्योंकि जो कंसंट्रेशन अंदर है वही बाहर है, तो इसको क्या बोलोगे? आइसोटोन। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? फिर सुनना, अगर फूल गया तो पानी अंदर आया, पानी कहाँ से कहाँ आएगा? ज्यादा से कम में, यानी पानी बाहर में क्या है? ज्यादा, सॉल्यूट क्या है? कम। कम सॉल्यूट वाला बोलो हाइपोटोनिक। उल्टा सोचो, पानी अंदर से बाहर गया, यानी अंदर में ज्यादा था, अंदर में पानी ज्यादा था, बाहर कम था। बाहर पानी कम है, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो कैसा होगा? हाइपरटोनिक। क्लियर है? बाहर जाना एक्सोस्मोसिस, अंदर आना इंडोस्मोसिस। बनाइए साफ साफ। क्लियर हुआ ना? सॉल्यूशन कितने तरह का? 3। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, और आइसो मतलब सेम। एकदम साफ साफ बनाइए इसको, एकदम साफ साफ इसको बना, इसको समय लगेगा इसको बनाने में। चल फिर से देख ले एक बार। सुनो यहाँ, अगर स्वेल कर गया यानी पानी अंदर गया, सुनो एक मिनट, पानी क्या हुआ? अंदर गया, यानी बोलो, पानी यानी बाहर में ज्यादा था, पानी ज्यादा यानी कंसंट्रेशन कम, कम वाला। एक चीज याद रखो, दूसरा याद हो जाएगा। फिर से बोलो, पानी बाहर से अंदर गया, यानी बाहर में पानी ज्यादा, पानी ज्यादा तो कंसंट्रेशन कम, कम वाला। पानी अंदर से बाहर गया, बाहर वाला के लिए सोचना है, अंदर से बाहर गया यानी अंदर पानी ज्यादा, बाहर पानी कम, कम पानी यानी कंसंट्रेशन सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा तो हाइपोटोनिक। दिमाग में बैठा? ये क्लियर है? एक क्वेश्चन दे, चलो क्वेश्चन नंबर 57, ध्यान देना यहाँ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? पहले क्वेश्चन सुनो। ग्रेप्स आर प्लेस्ड इन 3 बीकर X, Y एंड Z कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कहता है इफ बीकर X कंटेन वाटर, अगर X में क्या है? पानी है, तो Y और Z कैसा होगा? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक। यहाँ देख, यहाँ पे पानी है, तो पानी है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ना तो वो अंदर जाएगा ना तो बाहर आएगा पानी। जैसे यहाँ पे केवल पानी है तो कह सकते हो ये वाला जो केवल पानी है यहाँ, यानी ये वाला क्या है? नॉर्मल साइज, और ये क्या है? नॉर्मल साइज। यहाँ पे क्या हो गया? स्वेल कर गया, फुल गया, स्वेल। और यहाँ पे क्या कर गया? सिकुड़ गया, सिकुड़ गया तो क्या बोलोगे? श्रिंक। यहाँ पे श्रिंक कर गया, श्रिंक्ड। तो बोलो, यानी यहाँ से पानी बाहर निकला, अरे निकला, यहाँ पानी क्या हुआ था? अंदर गया था। तो बोलो, आपसे पूछा वाई जो सॉल्यूशन है, इसके चारों तरफ जो सॉल्यूशन है, बोलना मेरे साथ, यानी यहाँ बाहर वाला में पानी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा यानी सॉल्यूट कम, तो बोलो कौन सा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक, यानी वाई वाला कैसा हो गया? हाइपोटोनिक। अब यहाँ देखो, बाहर में पानी कम है तब तो पानी खींचा, तो पानी कम है यानी कैसा होगा? सॉल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्यूट ज़्यादा तो बोलो कैसा होगा? हाइपरटोनिक।
यानी जेड वाला कैसा होगा, हाइपोटोनिक। यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बना सकते हैं हम इसको, बना सकते हैं ना। ठीक, चलो इसको चलो इस क्वेश्चन को लिख लो। ये क्वेश्चन कहीं का पूछा हुआ, इसीलिए वहां पे ऐसे ही एग्जाम्पल दे दिए थे। ये वाला क्या हुआ, बस दिखा देना ये कैसा है, नॉर्मल साइज। ये वाला कैसा है, स्वेल्ड, स्वेल्ड मतलब फूल गया। और ये वाला कैसा है, श्रिंक मतलब सिकुड़ गया, यानी सिकुड़ा तो क्या हुआ, पानी बाहर निकला। और यहां पे ये स्वेल कर गया, इसका मतलब पानी क्या हुआ, अंदर गया। बस आपको सोचना है क्या हो जाएगा, y बराबर हाइपोटोनिक और z बराबर हाइपरटोनिक होगा। चलिए